आज इलियट के बारे में आगे अध्ययन करते हैं। पुस्तक वही देवेंद्रनाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र। आज हम आलोचना के कार्य के संबंध में जो इलियट की उक्तियां हैं उस पर बात करते हैं। इलियट कहते हैं कि मैं मानता हूं कि आलोचना विचार का वह विभाग है जो यह जानने का प्रयास करता है कि काव्य क्या है, वह किन आकांक्षाओं को संतुष्ट करता है, क्यों लिखा जाता है, क्यों पढ़ा जाता है, अथवा कैसे वास्तविक काव्य का मूल्यांकन किया जाता है। आलोचना की दो सैद्धांतिक सीमाएं हैं। एक तो यह है कि काव्य क्या है, दूसरा यह है क्या यह अच्छी कविता है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना लेखक और पाठक दोनों के लिए उपादेय है। आलोचना के उद्देश्यों के प्रश्न पर इलियट का कहना है, आलोचना की दृष्टि सदा उद्देश्य पर रहनी चाहिए। उद्देश्य स्थूल रूप से उसके दो उद्देश्य हैं, कलाकृतियों का विषेदन तथा रुचि का परिष्कार। विषेदन का औचित्य यह है कि अधिकतर लोग समस्याओं को स्पष्टतः देख नहीं पाते, इसलिए पुस्तकों के विषय में पुस्तकें लिखने की आवश्यकता होती है ताकि जिससे बातें सुलझ जाएं। और रुचि का परिष्कार इसलिए अपेक्षित है कि पाठक एक प्रकार के काव्य से संसक्त चिपके न रहें, बल्कि नए काव्य का भी सौंदर्य हृदयंगम कर सकें। इलियट ने आलोचना के ये दो उद्देश्य 1923 में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में उपस्थापित किए थे। 33 वर्षों के बाद 1956 में लिखित द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म नामक लेख में उन्होंने उपयुक्त दोनों उद्देश्यों, कलाकृतियों का विषेदन और रुचि का परिष्कार के बदले दो अन्य उद्देश्य प्रस्तुत किए, साहित्य का बोध और आस्वाद। कवि आलोचक के विषय में इलियट का कहना है कि महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। कितनी महत्वपूर्ण बात इलियट कहते हैं कि महत्वपूर्ण आलोचक वह व्यक्ति है जो कला की वर्तमान समस्याओं में निमग्न होते हुए भी उन समस्याओं पर अतीत की मान्यताओं की प्रासंगिकता प्रदर्शित करना चाहता है। इलियट स्वयं इसी कोटि के आलोचक हैं। निष्कर्षतः इलियट की दृष्टि में आलोचना के निम्नलिखित कार्य हैं: काव्य के स्वरूप का अनुसंधान, अच्छे और बुरे काव्य का भेद निरूपण, साहित्य की जीवंत परंपरा का परिरक्षण, कलाकृतियों का विषेदन, रुचि का परिष्कार। विषेदन और रुचि परिष्कार के बदले साहित्य के बोध और आस्वादन का संवर्धन तथा स्थायी कलात्मक मूल्यों और मानदंडों का समसामयिक कला पर विनियोग। एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि इलियट की आलोचना में कला, कलाकृति, साहित्य, लेखन, काव्य आदि शब्द परस्पर परिवर्तनीय रूप में अर्थात पर्यायवत प्रयुक्त हुए हैं। इसलिए इन शब्दों का अर्थ भेद अनेकत्र तिरोहित हो गया है। इलियट के अनुसार आलोचना के उपयुक्त उद्देश्य की सिद्धि के दो साधन हैं: तुलना तथा विश्लेषण। तुलना के क्रम में किसी कवि के मूल्यांकन के लिए अतीत के मानदंड अनिवार्य होते हैं, किंतु उनका प्रयोग मूल्यांकन के लिए ही होना चाहिए, अंगच्छेदन के लिए नहीं। आलोचना तो केवल मूल्यांकन है,
तुलना है जिसमें दो वस्तुएं एक दूसरे से तोली जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बातों में आलोचक को अपना निर्णय मनवाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, न अधिक अच्छे या अधिक बुरे का फतवा ही देना चाहिए। उसे केवल विषेदन कर देना चाहिए। उचित निर्णय पाठक अपने आप कर लेगा। स्पष्ट है कि तुलना में इलियट केवल मापन पर बल देते हैं और अच्छे बुरे का निर्णय का निषेध करते हैं। परंतु प्रश्न है कि तुलना में अच्छे बुरे के निर्णय से बिल्कुल बचना संभव है क्या? सैद्धांतिक दृष्टि से ये बात भले संभव हो, पर व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है। कवि और आलोचक की तटस्थता तथा अवैयक्तिकता को सर्वस्व बताने वाले इलियट स्वयं भी तटस्थ नहीं रह सके हैं। मिल्टन या शैली की आलोचना के प्रसंग में उनकी व्यक्तिगत भावना, जो साहित्येतर कारणों से प्रेरित है, उभरकर प्रकट हुई है। शैली के कुछ विचार में अत्यधिक नापसंद करता हूँ और इससे मेरा उन कविताओं का आस्वादन बाधित होता है जिनमें वे विचार रहते हैं। यही नहीं, सच्ची आलोचना और संवेदनशील परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं, काव्य है। कि सिद्धांत के उद्घोषक जब शैली के विषय में कहता है कि वह आदमी विनोदहीन, पंडितमन्य, आत्मकेंद्रित और कभी कभी बदमाश भी था, तो स्पष्ट हो जाता है कि सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय कितना कठिन है। तुलना के संबंध में इलियट ने जो कहा है उसका तात्पर्य इतना ही है कि तुलना अधिक से अधिक तटस्थ और राग द्वेष से मुक्त होनी चाहिए। यहाँ दो बातें विचारणीय हैं। इलियट तुलना के संदर्भ में केवल अतीत की चर्चा करते हैं। समसामयिक कृतियों से तुलना का उल्लेख बिल्कुल नहीं करते। जो आलोचक वर्तमान में अतीत की सार्थकता देखने का आग्रही है, वह वर्तमान की सार्थकता के प्रति उदासीन क्यों है, ये समझ नहीं आता। यदि किसी कवि की तुलना प्राचीन कवि से हो सकती है, तो समसामयिक कवियों से क्यों नहीं हो सकती? वह तो अधिक संगत तथा सार्थक होगी। एक ओर तो इलियट मूल्यांकन के लिए अतीत के मानदंडों के प्रयोग की बात करते हैं, दूसरी ओर उसी सांस में ये भी कहते हैं कि मृत कवियों के सिद्धांतों से मूल्यांकन निश्चय ही नहीं होना चाहिए। तो विरोधाभास दुर्निवार हो जाता है। अतीत के मानदंडों के प्रयोग में मृत कवियों के सिद्धांतों से कैसे बचा जा सकता है? यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि आलोचक किसी कृति के संबंध में अच्छे बुरे का निर्णय नहीं दे सकता, तो फिर उसका विषेदन वह करेगा कैसे? इसका उत्तर इलियट के निम्नलिखित कथन में निहित है। आलोचक को तथ्य का अत्यंत विकसित ज्ञान होना चाहिए। तुलना और विश्लेषण के लिए कलाकृति के केवल तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए, अर्थात उन तथ्यों पर जो कलाकृति से, उसके इतिहास से और उसकी पृष्ठभूमि से संबद्ध हो। इस युग के तथ्यानुसंधान पर व्यंग्य करते हुए इलियट कहते हैं कि अंग्रेजी उपन्यासों में जिराफों का कितनी बार उल्लेख हुआ है, इसकी गिनती अथवा शेक्सपियर की धुलाई के बिल की खोज जैसे तथ्यों में सिर खपाना व्यर्थ का प्रयास है। ऐसे तथ्यों से काव्यास्वाद का क्या संबंध? कलाकार की जीवनी का उपयोगी अंश भी आलोचना का स्थान नहीं ले सकता। इसलिए आलोचना के संदर्भ में तथ्य से वह तथ्य अभिप्रेत है जो कला की प्रकृति को स्पष्ट करने में सहायक हो और किसी कृति की परिशंसा का साधक हो। द फ्रंटियर्स ऑफ द क्रिटिसिज्म 1956 शीर्षक लेख में इलियट ने तथ्यपरक आलोचना की कुछ सीमाओं का निर्देश किया है। कविता के उपादानों और कारणों के गहन अध्ययन से उद्धृत आलोचना पद्धति पर टिप्पणी करते हुए इलियट कहते हैं कि कविता को समझने के लिए ये जानना भी नितांत आवश्यक है कि किसी काव्य का प्रयोजन क्या है। रिचर्ड्स और उनके छात्र विलियम एम्पसन किसी कृति के विश्लेषण में उस कृति के अतिरिक्त और किसी वस्तु की कोई उपादेयता नहीं मानते। यहाँ तक कि कृतिकार की दूसरी कृतियों से भी बिल्कुल अलग रखकर उसका विवेचन विश्लेषण करने पर बल देते हैं। इलियट का कहना है कि इस पद्धति में ईमानदारी और एकनिष्ठता के गुण तो हैं, किंतु खतरे भी हैं। हम ये सोचने को बाध्य हो जाते हैं कि किसी कविता का एकमात्र अर्थ वही है जिसे आलोचक बता रहा है, और कवि को भी यही अर्थ अभिमत था।
इस आलोचना को इलियट नींबू निचोड़ आलोचना कहते हैं, क्योंकि अत्यंत विस्तृत विश्लेषण से कविता का प्रभाव या सौंदर्य बिखर जाता है। जगजीत की 2 लाइनें हैं, परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक कोई चेहरा नहीं रहता। तो क्योंकि अत्यंत विस्तृत विश्लेषण से कविता का प्रभाव या सौंदर्य बिखर जाता है, जैसे गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को अलग अलग कर देने से उसका आकर्षण नष्ट हो जाता है। कविता का सौंदर्य उसकी सहपूर्णता में है, न कि विच्छिन्न अवयवों में। रिचर्ड सैम्पसन की शाब्दिक विश्लेषण की पद्धति उस पूर्णता को ही छिन्न भिन्न कर देती है। निष्कर्ष यह है कि कविता का सौंदर्य उसकी समग्रता तथा अखंडता में है, और आस्वाद के लिए भी आलोचक को रमणीयता के घटक तत्वों का संकेत मात्र करना चाहिए, विच्छेदन नहीं। तथ्यपरक आलोचना की सीमाओं को स्वीकार करते हुए भी इलियट काव्य की उत्तमता के निर्धारण के लिए आलोचना के वस्तुनिष्ठ मानदंडों में विश्वास करते हैं, और प्रभाववादी आलोचना की आत्मनिष्ठता के विरोधी हैं। कविता के गुण दोष विवेचन के लिए, परिशंसन के लिए प्रभाववादी आलोचक कोई वस्तुनिष्ठ मापदंड काम में नहीं लाता। उसका एकमात्र मानदंड है व्यक्तिगत रुचि अरुचि या पसंदगी नापसंदगी। यह कविता अच्छी है क्योंकि मुझे पसंद है। इसलिए काव्य के समान आलोचना से भी वैयक्तिकता को अलग रखना चाहते हैं और उसे अधिक से अधिक वस्तुनिष्ठ बनाना चाहते हैं। आलोचना के लिए तथ्य उपयोगी तो हैं, किंतु सभी तथ्य उपयोगी नहीं होते। ये जिराफ वाले दृष्टांत में इलियट स्पष्ट कर चुके हैं। उनका कहना है कि बहुत बार तथ्य संगत और उपयोगी होते हुए भी गलत ढंग से या गलत उद्देश्य के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। तथ्य की प्रासंगिकता का विचार नहीं करने वाला आलोचक कविता के नैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि पक्षों में ही इतना उलझ जाता है कि काव्य तत्वों का मूल्यांकन गौण पड़ जाए। फलतः कविता का कथ्य ही प्रधान हो सकता है और कथन भंगी जो कला को कलात्मकता प्रदान करती है उपेक्षित हो सकती है। काव्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में इलियट का कहना है कि यह आलोचना के सही उद्देश्यों में निसंदेह अन्यतम है, किंतु इसके समाधान में सतर्कता अपेक्षित है। यदि आप आलोचक की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं और अपने को दार्शनिक, तत्वमीमांसक, समाज विज्ञानी या मनोविज्ञानी प्रमाणित नहीं करना चाहते हैं, तो आपको दार्शनिक सीमा रेखा का अतिक्रमण हरगिज नहीं करना चाहिए। धातव्य है कि इलियट दार्शनिक सीमा रेखा के अतिक्रमण का निषेध करते हैं, किंतु कॉलरिज दर्शन को सौंदर्य शास्त्र के लिए अनिवार्य मानते हैं। यहाँ ये अनुमान गलत नहीं होगा कि इलियट दर्शन का नहीं, संभवतः दर्शन के अतिरेक का निषेध करते हैं। उनके कथन का अभिप्राय इतना ही है कि आलोचना का प्रकृत रूप दर्शन के भार से दबना या छिपना नहीं चाहिए, अन्य शास्त्र साधन के रूप में ही रहने चाहिए और साध्य आलोचना को ही होना चाहिए। इलियट के अनुसार काव्य क्या है, इस प्रश्न का कोई एक उत्तर नहीं है। आलोचक विभिन्न शास्त्रों का आधार लेकर विभिन्न रूपों में इस प्रश्न का समाधान करते हैं, किंतु वह इस प्रश्न का वास्तविक समाधान नहीं, आलोचकों की अपनी भावना का प्रतिक्षेप है। इस प्रश्न का समाधान किसी एक सिद्धांत से हो भी नहीं सकता, क्योंकि देश काल के भेद से काव्य के इतने भेद प्रभेद हैं कि वे किसी एक काव्य लक्षण में अंतर्भुक्त नहीं हो सकते। इसलिए एलियट सामूहिक प्रयास की बात करते हैं। सच्चे आलोचनात्मक मूल्यों और सिद्धांतों की तलाश के लिए हम किसी एक आलोचक या किसी एक युग पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि आलोचना की पूरी परंपरा को देखना आवश्यक होगा। सभी आलोचकों के विचारों के समाहार से ही आलोचना का व्यापक ढांचा तैयार करना होगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि आलोचकों के व्यक्तिगत ज्ञान, अनुभूति, बोध, रुचि में इतना अंतर पड़ता है कि वे किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। दूसरे प्रश्न, क्या यह अच्छी कविता है, के उत्तर में इलियट का कहना है कि मूल्य का कोई ऐसा अंतिम रूप नहीं है जिसके आधार पर आलोचक इस प्रश्न का समाधान करे। अच्छे बुरे लेखन के सामान्य माप
मानदंडों का निर्देश अनेक आलोचकों ने किया है, स्वयं इलियट ने भी किया है, किंतु वे भी इस प्रश्न का अव्यभिचरित समाधान करने में असमर्थ रहे। वस्तुतः सौंदर्य विषयक ऐसा कोई नियम अब तक नहीं बन पाया जो महान कला द्वारा अतिक्रमणीय न हो। अतः आलोचना का संबंध नियम से उतना नहीं जितना भावक की रुचि, सहृदयता और संवेदनशीलता से है। तभी तो भावक सहृदय पाठकों की कविताओं के बारे में पूछा जाता है तो उनके किसी को कोई कविता प्रिय होती है, कोई किसी को कोई कविता प्रिय होती है। तो ये निर्भर करता है उस भावक की रुचि पर, सहृदयता पर और संवेदनशीलता पर। रुचि केवल व्यक्तिगत पसंद की चीज नहीं है, उसके लिए दो चीजें जरूरी है, बोध और अंतर्दृष्टि। अब ये दोनों आलोचक की सहृदयता पर निर्भर करती है, किंतु सहृदयता को भी विकसित, निर्देशित तथा क्षाणित यानी तीक्ष्ण करने की आवश्यकता होती है। इतिहास बोध की तरह परिष्कृत रुचि भी श्रम साध्य और समय साध्य वस्तु है। रुचि के विकास के संबंध में इलियट की उक्ति है कि हम में से एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो निर्भ्रांत विवेचन और रुचि के साथ उत्पन्न हुआ हो अथवा यौवनारंभ के समय इन्हें सहसा प्राप्त कर ले। तात्पर्य यह है कि सहजात और विकसित रुचि के संयोजन से जो आलोचना उद्भूत होती है वही सच्ची आलोचना है। ऐसी रुचि से संपन्न आलोचक तुलना और विश्लेषण की तथ्यपरक पद्धतियों के आलोक में जब किसी कृति का परीक्षण कर उसके विषेदन में प्रवर्तन होता है तो उसके निष्कर्ष अनाविल ग्राह्य होते हैं। इलियट रचनात्मक आलोचना के समान ध्वंसात्मक आलोचना को भी उपादेय मानते हैं, क्योंकि उसकी पद्धति ध्वंसात्मक होती। उद्देश्य रचनात्मक ही होता है, वह भी रुचि का परिष्कार करती है, कलाकार की रुचि का भी, पाठक की रुचि का भी। हीन कोटि के लेखकों को अलग करने में उसे प्रचुर सहायता मिलती है। रचनात्मक आलोचना जो करती है, ध्वंसात्मक आलोचना भी वही करती है। उदाहरणार्थ, वह कलाकृति के बदले उसके विषय पर विचार कर सकती है, अच्छे और बुरे का तुलनात्मक निर्णय दे सकती है, अप्रासंगिक तथ्यपरक विवरणों के जाल में उलझ सकती है तथा तथ्यों का गलत प्रयोग कर सकती है। यह भी संभव है कि उसमें तथ्य हो ही नहीं, केवल व्यक्तिगत सम्मतियां हो या भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो। चूंकि इलियट आलोचना में वस्तुनिष्ठ मानदंडों के पक्षधर हैं और कठोरतापूर्वक उनके विनियोग पर बल देते हैं, इसलिए वे आलोचना के तीन घातक दोष मानते हैं: अज्ञान, अस्पष्ट सिद्धांत निरूपण और भावात्मक व्याख्या। इन तीनों में भावात्मक व्याख्या को सबसे अधिक है ही मानते हैं, क्योंकि उसमें वस्तुनिष्ठता एवं तथ्य का प्राय अभाव रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।